हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा 1 अगस्त को प्रस्तावित है। साथ ही पीसीएस की परीक्षा 13 जून को और जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा 20 जून को प्रस्तावित है। ठीक है, तो इन्हीं परीक्षाओं के दृष्टिगत हम लोग छोटे छोटे टॉपिक पर जो करंट के हैं और जो करंट से रिलेटेड हैं, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित आपको हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और ये टॉपिक ऐसे हैं कि इनसे प्रश्न हमेशा पूछा ही जाता है, क्योंकि हमेशा ये चलन में रहते हैं, प्रचलन में रहते हैं और 1-2 नंबर के प्रश्न यहाँ से आ जाते हैं। तो अगर ऐसे 1-2 नंबर करके हम लोग अगर 8-10 टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो 8-10 नंबर हमारे सेफ हो जाते हैं। और मान लो अगर इन टॉपिक को हमने ना पढ़ा तो क्या होगा, 8-10 नंबर हमारे कम हो जाएंगे या यहाँ से गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, कहते ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है ना। तो अगर हम ऐसे एक एक नंबर या एक एक टॉपिक इकट्ठे कर लें और 8-10 टॉपिक ऐसे इकट्ठे कर लें, तो अगर मान लो 10 नंबर भी आपने इस तरह इकट्ठे कर लिए तो आप औरों की तुलना में काफ़ी बेहतर स्थिति में होंगे। ठीक है, हालांकि अब आप सोचें कि 1 नंबर क्या मायने रखता है, लेकिन एक नंबर मायने तब रखता है जब आपका 1-2 नंबर से प्री नहीं होता है या मेंस नहीं होता है, तब आपको लगता है कि हाँ 1-2 नंबर की क्या वैल्यू होती है। ठीक है, इसलिए चूंकि मेरा ये स्वयं का अनुभव रहा है, मैं कई बार 1-2 नंबर से डिफीट हुआ हूँ। ठीक है, तो इसलिए मुझे पता है कि 1-2 नंबर की क्या अहमियत होती है और फिर लगता है कि काश वो मैंने छोटे छोटे टॉपिक जो छोड़ दिए हैं पढ़ लिए होते तो कितना अच्छा होता। ठीक है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपनी तैयारी में कोई कमी ना छोड़ें। जितना हमारा प्रयास है, हर संभव हम प्रयास करेंगे। और मुझे पता है कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हम सेलेक्टिव टॉपिक को आपके सामने ला रहे हैं। जैसे कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 15वें वित्त आयोग के बारे में। हालांकि ये वित्त आयोग काफ़ी पहले बना था। ठीक है, इसकी घोषणा तो 2017 में ही हो गई थी। ठीक है, 2020 से 25 के लिए बना हुआ है। ठीक, लेकिन हाल ही में 15वें वित्त आयोग की कुछ सिफारिशें आई हैं। 15वें वित्त आयोग ने हाल ही में 1 फरवरी 2021 को अपनी दूसरी रिपोर्ट सौंपी है भारत सरकार को, इसलिए ये चर्चा में बना हुआ है। तो जब रिपोर्ट सौंपी है, चर्चा में बना हुआ, मतलब ये करंट का टॉपिक फिर से बन गया है। इसलिए इस वित्त आयोग को पढ़ना जरूरी है कि इसने अपनी प्रथम रिपोर्ट में क्या भारत सरकार को बताया था और जो दूसरी रिपोर्ट हाल ही में 1 फरवरी 2021 को आई है, उसमें 15वें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशों के तौर पर भारत सरकार को क्या सिफारिश दी है, क्या सुझाव दिए हैं, वो आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वित्त आयोग क्या होता है, उसके कार्य क्या होते हैं, 15वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें कौन कौन सी हैं, पहली सिफारिश में क्या था, दूसरी सिफारिश में क्या था, ये सारी बातें जानने का प्रयास करेंगे। इसलिए मेरे साथ बिल्कुल अंत तक बने रहिए और सारी बातों को टू द पॉइंट समझिए कि कैसे कैसे परीक्षा में प्रश्न बन जाता है, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी के नोट्स बनकर के तैयार हो चुके हैं। आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं लिए हैं तो आप लोग ग्रुप में ऐड हो जाइए। ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको करना ये पड़ेगा, मैं एक नंबर देता हूँ 6393350769। इस नंबर पर आप नोट्स लिख करके व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको नोट्स वाले ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, जहां पर सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर्स, जनगणना, बजट, इकोनॉमिक सर्वे और जो भी करंट के डेटा, आंकड़े वगैरह होंगे, यानी परीक्षा संबंधित जो भी सामग्री है कंप्लीट आपको वहां पर उपलब्ध कराई जाएगी। आप दिन में 10 से 6 के बीच में कॉल भी कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं कि कैसे हमको नोट्स प्राप्त होगा, हम कैसे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको समीक्षा अधिकारी या पीसीएस के लिए सारे जीएस और हिंदी के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वित्त आयोग के जो गठन का प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280(1) में, देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, परेशान मत होइएगा, लेकिन चीज़ों को समझ लीजिए। ठीक है, बहुत बारीकी से आपको समझाएंगे और बहुत शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हालांकि वित्त आयोग काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी चीज़ें होती है, लेकिन हम बिल्कुल कंसाइज करके उसको आपको बताएंगे। तो इसके गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के उपखंड 1 में है और यह एक संवैधानिक निकाय है, साथ ही ये सलाहकारी निकाय है। ठीक है, सलाहकारी का मतलब ये होता है कि ये भारत सरकार को सलाह देता है। भारत सरकार इसकी सलाह को माने या ना माने ये जरूरी नहीं है।
ठीक है, यानी कि ये सलाहकारी है, बाध्यकारी नहीं है कि जो वित्त आयोग ने भारत सरकार को सलाह दी है वो भारत सरकार सलाह मानने के लिए स्वतंत्र है, मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक सलाहकारी निकाय है, लेकिन संवैधानिक संस्था है, संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। इसका गठन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष या उससे पहले भी आवश्यकता पड़ने पर गठन किया जा सकता है। नॉर्मली 5 साल पर इसका गठन होता है, 5 साल की होता है, लेकिन अगर आवश्यकता बीच में पड़ जाती है तो इसे 5 साल से पहले भी गठन किया जा सकता है, ठीक है। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं, टोटल मिलाकर के 5 सदस्यीय होता है, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, और इनके सदस्यों का चयन संसद द्वारा बनाई गई रीति के अनुसार किया जाता है। जो संसद की विधि है कि इनका जो है इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, तो उसके आधार पर इनको चयनित किया जाता है। इसके कार्य क्या होते हैं? ये संघ एवं राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का बंटवारा करता है, यानी कि जो भी केंद्र और राज्य के कर वगैरह होते हैं तो उनको संघ से केंद्र सरकार कितने रखेगी, राज्य सरकार कितना रखेगी, इन सब का बंटवारा वित्त आयोग मतलब जो वर्तमान स्थिति है उसके आधार पर करता है कि कितना कर का हिस्सा राज्य सरकार के पास होना चाहिए, कितना केंद्र सरकार के पास होना चाहिए। साथ ही भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत, ठीक है, यानी जो हमारी भारत की संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, उसमें से राज्यों को अगर कोई अनुदान वगैरह देना है, सहायता वगैरह देना है तो वो किस आधार पर और किस परिप्रेक्ष्य में दी जानी चाहिए, ये भी वित्त आयोग का काम होता है, सलाह देता है इस पर भारत सरकार को कि किस तरीके से किया जा सकता है। इसके अलावा भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वित्त से संबंधित कोई भी अगर मामला है तो भारत सरकार वित्त आयोग से उससे परामर्श मांग सकता है, सलाह मांग सकता है, ठीक है, उससे सुझाव मांग सकता है, और लेकिन वो माने या ना माने इसके लिए बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। मतलब वित्त से संबंधित कोई भी मामला है वो भारत सरकार वित्त आयोग को सौंप सकता है कि इस पर आपकी क्या राय है, क्या मशवरा है आपका, ठीक है। तो इसलिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है। तो 15वें वित्त आयोग की जो घोषणा है वो 27 नवंबर 2017 को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी, यानी कि इसके गठन की घोषणा 27 नवंबर, मंजूरी तो 22 नवंबर को दी गई थी, लेकिन इसकी घोषणा 27 नवंबर 2017 को राष्ट्रपति द्वारा की गई थी। और इसका जो कार्यकाल होगा 2020 से 2025 के लिए होगा, यानी कि 5 साल के लिए 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया। वर्तमान में अभी यही चल रहा है। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं श्री एन.के. सिंह, इनका पूरा नाम है श्री नंदकिशोर सिंह, ठीक है। एन.के. सिंह का पूरा नाम है श्री नंदकिशोर सिंह। ये भारत सरकार के पूर्व सचिव रह चुके हैं, साथ ही ये पूर्व संसद सदस्य यानी कि बिहार से ये राज्यसभा के सदस्य रहे हैं 2008 से 2014 की मध्य, ठीक है। पूर्व सचिव भारत सरकार और राज्यसभा के पूर्व सदस्य भी रहे, कहां से? बिहार से 2008 से 2014 के मध्य। हो सकता है कभी कभार पूछ लिया जाए कि मतलब ये अगर संसद सदस्य रहे तो कहां से रहे या किस दौरान रहे हैं, और भारत सरकार की पूर्व सचिव हैं। और इस 15वें वित्त आयोग के जो सचिव हैं वो हैं अरविंद मेहता, ठीक है। और जो इसके सदस्य हैं वो 4 सदस्य हैं, अजय नारायण झा, प्रोफेसर अनूप सिंह, डॉक्टर अशोक लाहिड़ी और डॉक्टर रमेश चंद्र, ठीक है। अजय नारायण झा को हाल ही में इनका सदस्य नियुक्त किया गया है, और इससे पहले इनके स्थान पर शक्तिकांत दास थे जो आरबीआई के गवर्नर बन गए, ठीक है। तो उनके शक्तिकांत दास के स्थान पर अजय नारायण झा को 15वें वित्त आयोग का 14 सदस्य नामित किया गया है, ठीक है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1952 से 57 के बीच 57 के लिए किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी, ठीक है। इतना ही जानिए कि प्रथम जो वित्त आयोग बना था वो के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में 1952 से 57 के लिए बना था, ठीक है। और जो 15वां वित्त आयोग है तो आयोग सिफारिशें देने के लिए 2000 की जनसंख्या के आंकड़ों का प्रयोग करेगा। जो वर्ष 2011 की जनगणना हुई थी उसके जो आंकड़े हैं उसी के आधार पर जो भी सुझाव देगा, जो भी अपनी सिफारिशें देगा, तो 2011 की जनगणना के जो भी आंकड़े हैं उनका इस्तेमाल करेगा, ठीक है। यानी कि अब तो आंकड़े कुछ और हो गए हैं, लेकिन सुझाव देने के लिए 15वां वित्त आयोग वर्ष 2000 की जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग करेगा। उसी आधार पर जो भी उसे सुझाव देना होगा, जो भी सिफारिशें करनी होंगी, जो भी निर्णय देने होंगे, उसी आधार पर आयोग देगा, ठीक है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें
1 अप्रैल 2020 से 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू होंगी। ठीक है, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से 5 यानी कि 2025 तक की सिफारिशें लागू होंगी, क्योंकि वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। और जो 15वां वित्त आयोग है ये 2 रिपोर्टें सौंपेगा। ठीक है, तो पहली रिपोर्ट ये कब सौंपेगा? पहली रिपोर्ट संसद के पटल पर रखी गई कब? 1 फरवरी 2020 को। ठीक है, पहली रिपोर्ट जो वित्त आयोग, यानी कि इसमें प्रावधान ये था 15वें वित्त आयोग में कि यह 2 रिपोर्टें सौंपेगा। ठीक है, पहली और दूसरी। तो जो पहली रिपोर्ट है वो उसने वित्त आयोग ने 1 फरवरी 2020 को संसद के पटल पर रख दी थी। ठीक है, और आपको ये भी बता दूं कि जो वित्त आयोग की सिफारिशें होती, जो रिपोर्ट होती है, वो भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों पटलों पर रखवाता है, राज्यसभा में भी, विधानसभा में। अगर राज्यसभा से संबंधित कोई सुझाव है तो राज्यसभा के पटल पर राष्ट्रपति रखवाएगा, और अगर लोकसभा से संबंधित अगर कोई सुझाव या प्रस्ताव है या सिफारिश है तो राष्ट्रपति लोकसभा के पटल पर रखवाएगा। ठीक है, इसमें 2020-21 के लिए सुझाव दिए गए, यानी कि पहली वाली रिपोर्ट में वर्ष 2020-21 के लिए सुझाव दिए गए हैं। सुझाव क्या है कि केंद्र के टैक्स में राज्यों के हिस्से को कम करने का सुझाव दिया गया है। ठीक है, आपको बता दूं कि जो भी केंद्र सरकार के कर होते हैं, ठीक है, केंद्र सरकार का कर है, लेकिन वसूलने का काम कौन करता है? राज्य सरकार करता है, या दोनों मिलकर के करते हैं। ठीक है, तो उन केंद्र सरकार के जो कर होते हैं उसमें केंद्र का भी हिस्सा होता है और राज्यों का भी हिस्सा होता है। ठीक है, उसमें केंद्र सरकार का भी हिस्सा होता है, यानी कि मान लो 100% कर हुआ, ठीक है, 100 रुपए कर वसूला गया, तो इसमें केंद्र का भी हिस्सा है और राज्य का भी हिस्सा, यानी कि संबंधित राज्य, जिस राज्य से वसूला गया है। ठीक है, तो मान लो 100 रुपए अगर कर वसूला गया है तो इसमें दोनों का हिस्सा है। अब 100 रुपए में केंद्र को कितना जाएगा, राज्य कितना रखेगा, इसका निर्धारण कौन करेगा? इसका निर्धारण करता है वित्त आयोग। ठीक, आप मेरी बात को बिल्कुल शुद्ध भाषा में समझिए कि 100 रुपए अगर मान लो उत्तर प्रदेश राज्य है, ठीक है, और इस राज्य से अगर जो भी केंद्रीय कर हैं, ठीक है, जो राज्य कर हैं वो तो राज्य सरकार के पास ही रहेंगे, लेकिन जो केंद्रीय कर हैं जिसको केंद्र सरकार ने राज्य सरकार ने मिलकर वसूला है, मान लो 100 रुपए वसूले हैं लेकिन वो केंद्रीय कर है, तो उस केंद्रीय कर में केंद्र सरकार का भी हिस्सा होगा और राज्य सरकार का भी हिस्सा होगा, यानी कि यूपी सरकार का भी हिस्सा है। ठीक है, लेकिन अब 100 रुपए में केंद्र सरकार कितना रुपया रखेगी और उत्तर प्रदेश सरकार कितना रुपया रखेगी, ये कैसे डिसाइड किया जाएगा? इसी के निर्धारण के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है, और वित्त आयोग वर्तमान स्थितियों को, वर्तमान जो भी हमारी आंकड़े हैं, वर्तमान जो भी चीजें हैं, उनके आधार पर यह सिफारिश करता है कि केंद्र सरकार इतना % रखेगा और राज्य सरकार इतना % रखेगा। ठीक है, तो जो 14वां वित्त आयोग था उसने 100 रुपए में से 42% राज्य सरकार को देने का सुझाव दिया था। ठीक है, और बाकी का जो भी था कितना, 58, ठीक है, 58% केंद्र सरकार को। ठीक है, यानी कि राज्यों को केंद्रीय करों में 42% हिस्सा देने का सुझाव दिया। ये 14वें वित्त आयोग की सिफारिश थी। ठीक है, लेकिन 15वें वित्त आयोग ने क्या किया है कि इसमें से 1% माइनस कर दिया है और ये कर दिया है 41%। ठीक है, कि अब केंद्रीय करों में राज्य सरकार का हिस्सा 41% होगा। ये लिखा है कि केंद्र के टैक्स में राज्यों के हिस्से को कम करने का सुझाव दिया गया है, यानी कि 42% से 41% करने का सुझाव दिया गया है। यह प्रमुख सिफारिश है, ये पहले ही की गई थी। ठीक है, पहली रिपोर्ट में ये वित्त आयोग ने सिफारिश की थी, यानी कि 1% कम कर दिया गया है। और नवनिर्मित, दूसरी सिफारिश क्या है, नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर व लद्दाख को केंद्र सरकार द्वारा धनराशि देने के लिए 1% की गिरावट की गई है। और जो ये 1% हिस्सा है, ठीक, 1% जो कम किया गया है राज्य सरकार के हिस्से में, वो 1% जो 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो उनको देने का मतलब सुझाव दिया है, यानी वहां पर समायोजित करने का सुझाव दिया है कि वो 1% जो भी राजस्व होगा वो उन नए राज्यों को दे दिया जाए, ताकि वहां पर विकास कार्य हो सके, वहां पर निर्माण कार्य हो सके, और जो अपनी उन्नति और खुशहाली के लिए जो भी वहां पर कार्य किए जा सके हैं, किए जा रहे हैं, उनको आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो ये 2 सिफारिशें दी थी कि केंद्र के टैक्स में राज्यों के हिस्से की 1% कटौती, यानी कि 42 से 41%, और जो 1% है वो नवनिर्मित राज्य यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को समायोजित करने का सिफारिश किया था पहली रिपोर्ट में। ठीक है,
15वें वित्त आयोग की दूसरी रिपोर्ट सौंपने को थी ये 30 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, जब आयोग बना था तो ये कहा गया था कि 30 अक्टूबर 2020 को ये अपनी दूसरी रिपोर्ट सौंप देगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग गया, लेट हो गया, तो ये रिपोर्ट सौंपी गई 1 फरवरी 2021 को संसद के पटल पर रखी गई। ठीक है, पहले कब सौंपना था? 30 अक्टूबर 2020 को सौंपनी थी दूसरी रिपोर्ट, लेकिन ये सौंपी गई कब? 1 फरवरी 2021 को। ठीक है, और इसमें क्या सिफारिश की गई है? इसमें 2021 से 26 के लिए सुझाव दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि पहली रिपोर्ट में 2020-21 के लिए सुझाव थे और दूसरी रिपोर्ट में 21 से 26 के लिए सुझाव दिए गए हैं। इसमें सुझाव क्या है कि केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 41%, ठीक है, और वही जो 1% समायोजित करने की बात, यानी जो पहली रिपोर्ट में बात कही गई थी वही दूसरी रिपोर्ट में कही गई है कि जो केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 42% था उसको कम करके 41% कर दिया जाए, और जो 1% बचेगा उसको नवनिर्मित राज्यों यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को समायोजित कर दिया जाए, वहां पर विकास कार्य के लिए दे दिया जाए। साथ ही केंद्रीय स्रोतों से अनुदान भी दिए जाएंगे। ठीक है, जो भी केंद्रीय स्रोत हैं, तो अगर किसी राज्य को अनुदान वगैरह देना है तो केंद्रीय स्रोतों से अनुदान भी दिए जाएंगे। ये इसकी जो पहली रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी लगभग वही सिफारिशें दूसरी में भी की गई हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी कई सारी सिफारिशें की गई हैं, लेकिन उनका हमारी परीक्षा की दृष्टि से कोई मतलब नहीं है। जो इम्पोर्टेंट था वो हमने आपको बता दिया कि जो 1% कटौती की गई है राज्यों के हिस्से में, वो कहाँ पर जाएगी? नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए समायोजित कर दी जाएगी, और केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 42% नहीं बल्कि अब 41% होगा, जबकि 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्यों को 42% केंद्रीय करों में हिस्सा दिया जाता था। लेकिन 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 41% होगा, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, 41% और 1% कहां पर? नए राज्यों के लिए। ठीक है, तो ये इतनी सारी कहानी थी 15वें वित्त आयोग की जो आपको बताना था जरूरी। यहां से प्रश्न आ सकते हैं, तो ये कुछ ट्रेडिशनल प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं। ठीक है, अध्यक्ष कौन है, सचिव कौन है, और ये सदस्य कौन कौन है, प्रथम आयोग कब बना था, अध्यक्ष कौन थे, कार्यकाल कब है, कब अधिसूचना जारी की गई थी। ठीक है, पहली रिपोर्ट कब सौंपना था, दूसरी कब सौंपी गई है, क्या प्रावधान है। तो इसी तरीके से यहाँ प्रश्न बन सकते हैं। आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, परीक्षा के टाइम पर रिवीजन करने के लिए बड़ी सुविधा होगी। और अगर अब यहाँ से कोई प्रश्न आएगा तो फिर आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, आशा है कि आपको ये वीडियो, ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो फिर इसको लाइक कर दीजिए, अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।